वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज की प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो है जो हमने कल भी थोड़ा डिस्कस किया था और बात थी यूएपीए के ऊपर, बात थी न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो अरेस्ट हुआ था उसके बारे में। तो हुआ ये, न्यूज़ क्लिक असल में एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आरोप ये लगा था कि ये असल में चाइना से फंडिंग लेके और चाइनीज़ प्रोपेगेंडा को इंडिया में स्प्रेड कर रहे थे और इलीगल एक्टिविटीज़ का भी इनके ऊपर आरोप लगा था। इनके चीफ एडिटर को अरेस्ट किया गया था यूएपीए केस के अंतर्गत। अब मामला ये था कि इस अरेस्ट को कोर्ट ने साइडलाइन किया था और यहाँ कुछ बातें कही गई जैसे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड या ग्राउंड टू अरेस्ट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से जुड़ी हुई हैं, क्या इसका रेलेवेंस है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब कहा यह जाता है कि भाई फंडिंग आपको चाइना से मिली, इस वजह से वो अरेस्ट हुए। ये न्यूज़ जो है हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो रीज़न दिए गए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, उन्होंने कहा कि एफआईआर इलीगल है। इसके बारे में उन्होंने कुछ बातें बोली। पहला, कि जब उनको अरेस्ट किया गया तो उनको एफआईआर की कॉपी 2 दिन बाद मिली थी, लेकिन उनको तब तक रिमांड में रखा गया जो उनके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था। मेरा आपसे सवाल है, फंडामेंटल राइट्स कौन से एसोसिएटेड हैं अरेस्ट के हिसाब से, या जो गोल्डन ट्राइंगल है फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 14, 19 और 21, जिसको हम कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं अरेस्ट के बारे में। हालांकि इन तीनों से बाहर है, वो 22 प्राइमरी डील करता है इसके बारे में। वो क्या है तो देखिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये फिर बताया गया, यू हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 20, 21 एंड 22। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अंडर आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 ये आपका अधिकार है कि आपका जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो आपको पता रहना चाहिए। और यहाँ पर यह भी बोला गया कि जो लॉज हैं, जैसे यूएपीए के बारे में हमने कल जाना था, यूएपीए के अंदर 180 दिन तक किसी को आप रख सकते हैं रिमांड में, लेकिन वो भी बोला गया था कि यूएपीए जैसे लॉज के मामले में भी किसी व्यक्ति के पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो उनको इन्फॉर्म किया जाए कि किस ग्राउंड पर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक होती है रीजन ऑफ अरेस्ट और एक होता है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। रीजन ऑफ अरेस्ट मतलब होता है क्या कारण है अरेस्ट करने के। जैसे कई सारे कारण हो सकते हैं कि तबाही मच जाएगी, आप कुछ आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हो, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ यूर गेटिंग टू बी अरेस्टेड, आप ही को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, दैट इज द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। तो कोर्ट ने बोला है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इज योर राइट, जिसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे ऑप्शन में दिया जाए ग्राउंड ऑफ अरेस्ट या फिर रीजन ऑफ अरेस्ट, तो वहाँ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की बात की, किस ग्राउंड्स पे, किस बिना पे किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये जानना उनका अधिकार है। और प्राइमरीली ये किसके अंदर आएगा, आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आता है ये, कि आपको पता होना चाहिए, आपको रिटर्न में मिलना चाहिए कि किस ग्राउंड में आपको अरेस्ट किया जा रहा है, सभी फैक्ट्स के साथ। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी हिसाब से फिर उनको बेल दिया कि भाई इनको बताया नहीं गया था, भाई लीगल है ये। अब दूसरी बात आती है किसके अंतर्गत इन्हें अरेस्ट किया गया था, यूएपीए के अंतर्गत। मैंने आपको पहले भी पूछा था यूएपीए कब लागू हुआ था, कब फॉर्म में आया था। 1967 में असल में पहले बन के तैयार हुआ था। आज जो है वो 2019 वाला वर्जन हम हमारे देश में लागू है, जिसके अंदर आप किसी इंडिविजुअल को भी अरेस्ट कर सकते हो, जो इंडिया के बाहर सिटीजन है उसके ऊपर भी लागू होता है, फॉरेन व्यक्ति के ऊपर लागू हो सकता है, शिप एयरक्राफ्ट आप इंडिया से बाहर भी कोई क्राइम है उसमें भी लागू हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, तो एनआईए करती है। इसमें जो बदलाव रिसेंटली किए गए उसमें यह था कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ भी ये लागू हो सकता है। जो इंडिविजुअल है उसको आप ऐसे टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर सकते हो, और पहले इस प्रावधान नहीं था कि इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर पाओ। तो शेड्यूल 4 जो एक्ट है उसमें बिना ड्यू प्रोसेस के भी बदलाव किया जा सकता है कि हाँ ये आतंकवादी है, उसके बाद इनको यूएपीए के अंतर्गत अरेस्ट किया जा सकता है। याद रखिए, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपका अधिकार है जानना, रीजन ऑफ अरेस्ट ना भी बताया जाए, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पता होना चाहिए किसके अंदर है, 22A के अंतर्गत। यूएपीए कब लागू हुआ, कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको लीड करती है, क्या इसमें बदलाव किए गए। अभी जो एनआईए है उनके डीजी जो हैं वो, अगर किसी के ऊपर यूएपीए लगता है तो कोई प्रॉपर्टी के आसपास कोई सी चीज़ है जिनको पता चलेगी ये प्रॉपर्टी किसी चीज़ में संलिप्त है, तो उसके ऊपर भी सीजर या अटैच करने का अधिकार एनआईए को मिलता है अंडर यूएपीए। ठीक है। यूएपीए की फुल फॉर्म बताइए क्या है, कल हमने डिस्कस किया था, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब फिर आते हैं उस टॉपिक पे कि भाई राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इन केस ऑफ अरेस्ट, ये क्या कहानी है। तो पहले एक है भारत की न्याय संहिता, उसका सेक्शन 47 जो है वो मेंशन करता है कि पुलिस ऑफिसर जब भी किसी को अरेस्ट कर रहा होता है तो उसको किसी वारंट की अगर बिना अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो उसकी जानकारी देनी चाहिए, ग्राउंड ऑफ ऑफेंस किसके लिए उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन्ड है किसी बिना किसी वारंट के लिए, कि अगर किसी को आप अरेस्ट करें उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा वो क्या उसने ऐसा ऑफेंस किया है, क्या क्राइम किया जिसके बदले में उसे
किया जा रहा है। और अगर वो जो क्राइम है वो बेलेबल है तो उनको ये भी बताना पड़ेगा कि वो बेल पे छूट सकते हैं, उनका अधिकार है और क्या इसका सिस्टम है, उन्हें बताना अधिकार होता है अंडर सेक्शन 51A ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 49 इन भारतीय न्याय संहिता। पहले सीआरपीसी था, अब बीएनएसएस कहते हैं इसको। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 22 कि अरेस्टेड व्यक्ति को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पता होनी चाहिए, किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, उनके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव है या दोस्त है तो उनको उनके गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देना अधिकार होता है। ठीक है, ये यहाँ पता चल गया। देखो अब यहाँ एक चीज़ समझो कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इन केस ऑफ अरेस्ट अलग है और राउट टू बी इन्फॉर्म्ड अलग है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कई मामलों में लागू होता है कि अगर आप कोई खाने का पैकेट भी खरीद रहे हो तो जो पैकेज है उसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए क्या दिया जा रहा है। तो वो एज ए कंज्यूमर राइट्स है। राइट टू बी इन्फॉर्म ड्यूरिंग अरेस्ट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड पुलिस के मामले में। तो ये जो अगर राइट टू इन्फॉर्म है ये आपका कंज्यूमर राइट्स में भी आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड तो इसको सीधा अरेस्ट के साथ मत जोड़ लेना। राइट टू बी इन्फॉर्म जनरली भी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं कि इन राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारी आरटीआई जो है वो भी असल में इसी के अंदर काम करती है कि आप किसी भी सरकारी संस्था से पूछ सकते हैं उनका निर्णय या जो भी आप जानना चाहें आप उनको एक एक एफिडेविट देके या फिर एक एप्लीकेशन लिख के पता कर सकते हैं। तो कंज्यूमर राइट्स और एक नॉर्मल सिटीजन के जो राइट है इन्फॉर्म होने के वो अलग है और अरेस्ट वाली मामला थोड़ा और डिटेल में चला जाता है। तो यहाँ जब हम बात करें राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का आता है जिसके अंदर आपके पास एक लीगल राइट है टू नो, टू बी इन्फॉर्म्ड कि क्या चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या चीज़ आपको बेची जा रही है। अगर आप डेटा आपसे लिया जा रहा है, सरकार का आपका फिंगरप्रिंट अगर लेती है या रेटिना का स्कैन लेती है, आइरिस का स्कैन लेती है, तो वो आपको इन्फॉर्म करेगी कि आपका पर्सनल डेटा कहाँ कहाँ यूज़ होगा। दैट इज़ योर लीगल राइट एंड नाउ दिस इज़ अ ग्राउंड टू बी, वो जो आपको पता चलना चाहिए कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये समझ गए हम डिफरेंस। आरटीआई एक्ट जैसे मैंने बताया आपको 2005 का या 2000 सेक्शन 8 जो है इसका ये भी बताता है कि कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती लेकिन बाकी चीज़ें आपको जानकारी मिलना आपका अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट, लीगल राइट का डिफरेंस क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फंडामेंटल राइट और लीगल राइट का अंतर आपको समझ आ गया। इस केस में ये जानकारी हमें देनी चाहिए थी, मिल गई। अगला आर्टिकल बात करता है श्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में। श्योरिटी बॉन्ड्स क्या है भाई, श्योर कर रहे हैं किस बारे में, किस बारे में श्योर कर रहे हैं। मान लो आप आज किसी बैंक के पास जाओ, बोलो भाई मुझे 5 करोड़ का लोन दे दो, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। बैंक बोलेगा हमें कोलेटरल चाहिए, कुछ ना कुछ तो दो भाई कि कर पाओगे। तो वहाँ जो आप देते हो जिसे आप गिरवी रखते हो सामान को, वो आपका कोलेटरल होता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को रोड बनाने दे रही है, हाईवे बनाने दे रही है, कोई प्रोजेक्ट कर रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो कैसे पता कि भाई उसको पूरा कर पाएगी वो कंपनी, कहीं भाग ना जाए, गड़बड़ ना कर दे। तो इसके लिए वो कंपनी वाला वो व्यक्ति क्या करता है, एक इंश्योरेंस बॉन्ड लेता है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के पास गया, उनसे एक श्योरिटी बॉन्ड खरीदेगा। ये श्योरिटी बॉन्ड इस बात की श्योरिटी है कि ये जो व्यक्ति है, जैसे महिंद्रा कंपनी हो गई या फिर एल&टी हो गई, लार्सन टर्बो, वो कह रही कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, हम गारंटी लेते हैं कि ये कंपनी जो है इस काम को पूरा कर पाएगी या व्यक्ति इस काम को पूरा कर पाएगा। उसके बदले में आप उस इंश्योरेंस कंपनी से श्योरिटी का बॉन्ड खरीदते हो। ठीक है, अभी इंश्योरेंस कंपनी ने लगभग 700 इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड दिए हैं 3000 करोड़ के आसपास। तो इस बॉन्ड को खरीदने के बाद वो बॉन्ड बोलता है कि भाई देखो, अगर मैं बाई चांस नहीं पूरा कर पाया, मेरी कंपनी नहीं कर पाई, तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी। तो ये रिस्क जो है उसको ट्रांसफर करने का तरीका है जो कि गारंटी देता है बेनिफिशियरी को कि भाई कुछ भी हुआ गड़बड़ तो हम आपको पैसा देंगे। तो ये लीगली बाइंडिंग 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें 3 लोग होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल जो कि पैसा ले रहा है, जो कि प्रोजेक्ट कर रहा है, एक होता है ऑब्लिगी जो जिसको पैसा मिलेगा अगर ये व्यक्ति प्रिंसिपल भाग गया तो, और श्योरिटी होती है इंश्योरेंस कंपनी की। 3 पार्टी, उसको ऐसे देखो, प्रिंसिपल हो गया जो इंडिविजुअल है या जो कंपनी है जो जो हाईवे का प्रोजेक्ट ले रही है, एग्जाम्पल था हाईवे प्रोजेक्ट का। ऑब्लिगी हो गई आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंश्योरिटी हो गई जो कंपनी इंश्योरेंस वाली हो गई 3। तो इन तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो फाइनेंशियल गारंटी देती है ऑब्लिगी की कि भाई जो भी दिक्कत आ रही है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपका नहीं बन पाया, ये मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं बना पाए, डिलीवर नहीं कर पाए, तो हम आपको पैसा देंगे। इंश्योरेंस कंपनी क्यों ऐसा कर रही है, उसका क्या जा रहा है भाई इसमें। तो आप जो बॉन्ड खरीद रहे हो, जो प्रीमियम दोगे, तो अगर 100 कंपनियों को बेचा जा रहा है तो हो सकता है 5 कंपनियां भाग जाएँ, 6 कंपनियां पूरा ना कर पाएँ इसको, पर फिर भी बाकी सबसे तो पैसे ले रहे हैं वो इंश्योरिटी बॉन्ड्स के, सो उससे उनको कमाई हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई श्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में। तो इसमें होगा क्या, एक फाइनेंशियल गारंटी मिलती है किसको, ऑब्लिगी को, जिसको सर्विस मिल रही है उसको गारंटी मिलती है कि प्रोजेक्ट पूरा होगा, रेगुलेशन के साथ पूरा होगा, सारे नियमों के साथ पूरा होगा।
और जो व्यक्ति प्रोजेक्ट कर रहा है उसको क्रेडिबिलिटी मिलती है, उसको ट्रस्ट जनरेट होता है, कल को आगे जाके उसको और बड़े प्रोजेक्ट्स मिल पाएंगे। तो इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, फैसिलिटेशन होता है। ठीक है, तो इसमें होगा ये कि लाइसेंसिंग, परमिट, कॉन्ट्रैक्ट सब मिल रहे हैं और ये सब बेहतर तरीके से हैंडल हो पाते हैं। इसमें कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। एक जो कंपनी मान लो बॉन्ड्स खरीदने जा रही है, उसको कुछ नियम पूरे करने पड़ते हैं, कुछ परमिट्स दिखाने पड़ते हैं, तभी बॉन्ड दिया जाता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको दिखाना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे आपकी लाइफस्टाइल है, वैसे ही यहाँ आपको करना पड़ता है। तो वो दिखाता है कि इट गिव्स सम और कॉम्पिटिटिव एज टू द कंपनी। और इससे होता ये है कि अगर ऑब्लिगेशन पे कोई खरा नहीं उतर पाता तो श्योरिटी कंपनी अपना पैसा वापस कर देती है, या फिर वो गारंटी लेती है कि भाई अगर मान लो 70% कंप्लीट हो गया, 80% कंप्लीट हो गया, तो कंपनी आगे कोशिश करती है श्योरिटी बॉन्ड वाली कि भाई कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी, ताकि हमें कम पैसे देने पड़े। तो इससे जो ऑब्लिगी है उसका जो रिस्क है वो कम होता है, उसके डिस्ट्रप्शंस कम हो जाते हैं, उसका डिले कम हो जाता है। इसलिए श्योरिटी बॉन्ड बहुत अच्छे बॉन्ड हैं जो इस तरह से सबको सिक्योरिटी देते हैं और एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो रिस्क कम होती है और टाइम पे चीज़ों का पूरा करने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। श्योरिटी बॉन्ड के बारे में बात हो गई। अगला आर्टिकल बात करेगा सॉइल नीलिंग के बारे में, हाइड्रो सीडिंग के बारे में। इसके बारे में बात करें इससे पहले, श्योरिटी बॉन्ड्स कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी इंडिया में रन हो रहे हैं, ब्रिजेस काफ़ी गिर जाते हैं या काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ कोई नई कंपनीज अगर आना चाहती है इस एरिया में, जिनको अभी तक गवर्नमेंट नहीं देती थी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि नई कंपनीज हैं, तो वो ऐसे श्योरिटी बॉन्ड्स लेके आएंगे तो उनको काम मिल पाएगा, जिससे ये मार्केट और डेमोक्रेटाइज हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फ़ायदा है। अगला आर्टिकल सॉइल नीलिंग और हाइड्रो सीडिंग के बारे में। अब भाई ये क्या चीज़ है हाइड्रो सीडिंग? मान लो एक नदी बह रही है, नदी के साइड में एक किनारा है, किनारे पे ज़मीन है, मतलब मिट्टी है। तो हर साल नदी बहती है, साथ के इलाकों को तोड़ते हुए मिट्टी को काट के अपने साथ लेके नदी में बहा के लेके चली जाती है, जिससे खादर या बांगर या आप जो नई नई सॉइल वाली जो ज़मीन बनती है उसके बारे में आप जानते हैं। ये ऐसा कुछ फॉर्म करता है, रिवर अपने साथ मिट्टी को काट के ले जाती है। उसको रोकने का क्या तरीका है? तो कई जगह देखोगे बड़े बड़े पत्थर लगे होते हैं कहीं कहीं पर। एक वो तरीका होता है। एक तरीका ये होता है जहाँ पर नदी के किनारे घास है, पेड़ है, वहाँ पेड़ों की जड़ें जो होती है बहुत लंबी दूरी तक जाती हैं, वो उस ज़मीन को कंट्रोल करके रखती है, बहने नहीं देती। तो अगर हम ऐसी वनस्पति को, ऐसी वेजिटेशन को ग्रो करें रिवर साइड्स पे, रिवर बेल्ट्स पे, तो उसको स्टेबलाइज करेगी, उसकी इरोजन को रोकेगी। एंड दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज हाइड्रो सीडिंग। अब एक चीज़ आती है सॉइल नीलिंग। सॉइल नीलिंग अगेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत आप सॉइल को स्टेबलाइज करते हो। जैसे मान लो आप किसी पहाड़ी पे रोड बना रहे हो, अभी क्या होता है अगर आप पहाड़ों से जाओ तो पहाड़ों से रोड जब बनता है तो अक्सर आप देखते हो भूस्खलन हो जाता है। ठीक है, कई जगह अगर आप बर्फीली जगहों से जाओ तो एवलांच आ जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि ज़मीन स्टेबलाइज नहीं हो जाती। पहाड़ी इलाके के आसपास आपको ज़मीन स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इसे कहते हैं हम सॉइल नीलिंग टेक्निक। तमिलनाडु ने अपने स्टेट हाईवे जो नीलगिरीज के आसपास बनने वाले हैं वहाँ पे सॉइल नीलिंग की बात करिए। होता क्या है इसमें, देखो यहाँ पर आप सॉइल नीलिंग के थ्रू ये ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट करते हो और इसको स्ट्रांग बनाने के लिए इस रीजन को, ताकि गिरे ना, यहाँ पर बेहतर एक सिस्टम क्रिएट करते हो जिसके अंदर आप इनके अंदर बार घुसाते हो, आप मैश बनाते हो स्लोप पे, ताकि इस जो हिस्सा है इसकी जो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल है इसके ऊपर बन पाए और ये ज़मीन या मिट्टी या चट्टान जो है वो गिर के नीचे ना आए। तो इससे सॉइल में नील आपने डाल दिया, यानी कि तो सॉइल नील आपने यहाँ डाला है, जिससे ये इसको अटैच करके रखेगा, इस मिट्टी को तोड़ने से रोकेगा। पहाड़ों के आसपास अक्सर आप देखते हो वो या तो नील से या फिर तारों से उसको बांध के रखते हैं। तो टेक्नोलॉजी है जो और ज़्यादा एडवांस है, इसे कहते हैं सॉइल नीलिंग टेक्नोलॉजी। इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए। सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए सॉइल टाइप, वाटर कंटेंट कितना आप वो देखोगे, क्या इसमें बारिश के टाइम में नमी ज़्यादा हो जाती है तो अगर ये भुरभुरी हो जाएगी तो क्या नीचे गिर जाएगी, क्या इसकी स्लोप ऐसी जो इंस्टेबल है, स्लोप कभी घिस घिस के नीचे ना आ जाए। तो वो सब देखने के लिए और इसके वॉल के कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए कि आप इरोजन ना हो और स्टेबलाइजेशन हो, ये इंश्योर करता है सॉइल नीलिंग। और इसके अंदर आप टनल अगर कहीं बना रहे हो, अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन कर रहे हो, तो सॉइल नेल वहाँ पर ग्राउंड सपोर्ट देता है टनल के किसी भी ऑपरेशंस के लिए। रिस्क कम होती है कि सॉइल कोलैप्स कर जाएगी। तो ये चीज़ें रेलेवेंट है। अगर आपसे पूछा जाए सॉइल स्टेबलाइजेशन किससे रिलेटेड है, वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए किससे संबंधित है, सॉइल नीलिंग इसका एग्जाम्पल होता है। एडवांटेज हमें पता ही, कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, वर्सेटाइल है। तो इससे सराउंड के स्ट्रक्चर में डिस्ट्रप्शन नहीं होता। आप बहुत कम जो एरिया को यूज़ करते हैं वहाँ पे नेल्स का और जो आपके इक्विपमेंट्स है उसका इस्तेमाल करते हुए ज़मीन को और सॉइल को स्टेबलाइज कर देते हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ज़्यादा महंगा नहीं है
और ये बेहतर तरीके से आपके कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। इसकी बात की हमने अभी तक सॉइल नीलिंग की। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रो सीडिंग। हाइड्रो सीडिंग में क्या होता है, सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गए, इन सब का इस्तेमाल करके आप घास या पर वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ आप डेवलप करते हो जो कि ज़मीन को स्टेबलाइज कर सके, जिनकी जड़ें मजबूत हो, जो उस मिट्टी को पकड़ के रखे ताकि मिट्टी बहे ना। पहाड़ों की अगर आप देखो तो वहाँ भी अगर आप जो स्लोप पे देखो तो वहाँ अगर वनस्पति होता है, आई मीन वेजिटेशन होती है, तो वहाँ सॉइल जल्दी मूव नहीं करती। और अगर बारिश होती है तो वो उसको गीला होकर बिल्कुल स्लरी नहीं होने देती, उसको पकड़ के रखती है, सॉइल पार्टिकल्स को भी पकड़ के रखती है। तो वो भी एक टेक्निक है, नेचुरल हाइड्रो सीडिंग। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि बड़े बड़े लैंड के ट्रैक्ट्स को आप रीवेजिटेट करते हो। जो अगर कोई ऐसी लैंड है जो बिल्कुल ही बैरन है या बंजर है, तो बंजर ज़मीन के ऊपर आप उस तरह के जो प्लांट्स ग्रो करने की कोशिश करते हो जो वहाँ ग्रो हो पाए और उसको फिर कंटेन कर पाए। फॉर एग्जाम्पल रिवर अगर ये बहे तो काफ़ी इजीली, अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो इस मिट्टी को काट के लेके चली जाएगी। यहाँ अगर घास और जंगल है तो फिर ये काफ़ी स्टेबल रहता है, ये मिट्टी खिसक के नीचे आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब सॉइल नीलिंग करोगे तो आप यहाँ पे रॉड वॉड घुसाओगे, नील्स डेवलप करोगे, उससे बेटर आप इसका इस्तेमाल कर पाओ। लेकिन अगर यहीं पहाड़ है, बड़ी बड़ी चट्टाने चट्टाने गिरने के चांसेस बहुत होते हैं, तो यहाँ जो नीलिंग, सॉइल नीलिंग की टेक्निक है वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू हाइड्रो सीडिंग। तो जहाँ हाइड्रो सीडिंग संभव है वहाँ हाइड्रो सीडिंग, जहाँ सॉइल नीलिंग बेहतर है वहाँ सॉइल नीलिंग का इस्तेमाल करके आप बेहतर तरीके से इसे कंटेन और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली टॉपिक पे आते हैं जो बात करता है निसार के सैटेलाइट की। इसरो ने कंफर्म किया है कि निसार सैटेलाइट के थ्रू जो अर्थ की टेक्टोनिक मूवमेंट है उसको और बेहतर तरीके से पहचाना और जाना जा सकेगा। ठीक है, और ये पहचाना जा सकेगा कब अर्थक्वेक आने वाले हैं, कब क्या आने वाले हैं इसको, और उनका क्लेम है कि ये बेहतर तरीके से इसको मॉनिटर कर पाएगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन चीज़ों से, भूकंप जैसी चीज़ों से, तो उसके लिए बहुत एक बड़ी न्यूज़ है ये डेटा कलेक्ट करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि निसार पहली सैटेलाइट है जो 2 माइक्रोवेव बैंडविड्थ रेंजेस में, एल बैंड और एस बैंड में काम करेगी। अब निसार असल में है क्या, निसार किसका प्रोजेक्ट है, नासा का है या इसरो का है? तो असल में ये एक जॉइंट मिशन है निसार, नासा का और इसरो का, दोनों का जॉइंट मिशन है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। ठीक है, और मुख्य रूप से जो इसका काम ही यही है कि आप ये देखो कि भाई क्या किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। और ये दो दो बैंडविड्थ उस पर काम करेगी, तो प्लैनेट का सरफेस कवर करेगी, जो मूवमेंट हो रहा है उसको देखेगी, जैसे ग्लेशियर किस तरह पिघल रहे हैं, आइस का क्या सिस्टम है वो सब देखना हो गया। इसके अंदर एक सिंथेटिक एपरेचर रिडार है जो बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज क्रिएट करता है, 2 बैंड से, एल बैंड एस बैंड, जिसके ऊपर ये काम करने वाला है। कुछ इसमें यूएस ने डेवलप किए हैं, नासा ने, कुछ इसरो ने डेवलप किए हैं। जिसने बताया एक सिंथेटिक एपरेचर रिडार सेटेलाइट, सार सेटेलाइट है जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें खींच पाएगी, एंटीना टेक्नोलॉजी है। तो 14 से 15 दिन के अंदर ये पूरी धरती को कवर कर पाती है और बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें दे पाती है। अगेन एग्जांपल है इंडिया और यूएसए के कोऑर्डिनेशन का। तो ग्राउंड लेवल क्या है, वाटर स्ट्रेस कितना है, स्नो कवर कितना है, परमाफ्रॉस्ट में क्या बदलाव हो रहे हैं, कौन से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फॉरेस्ट कवर क्या है, कितने बदलाव हो रहे हैं। तो कहीं को अगर आपको किसी एरिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्स का लॉस हो रहा है, उसको मॉनिटर करना, उसमें हेल्प करना, ये सारे काम इस सेटेलाइट के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं चीज़ों को। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर इस सेटेलाइट का रोल किस चीज़ के लिए है, ऑब्जर्वेशन के लिए प्राइमरली। तो ये श्रीहरिकोटा से प्लान लॉन्च थे इसकी। तो ये आप समझ क्या चीज़ है, क्या कहानी है। निसार का फुल फॉर्म ही पता है वो क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रिडार। नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार बेसिकली काम ही यही कर रहा है। ठीक है, तो ये कहानी हमने समझ ली। और श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला है ये, इसरो चीफ ने बोला था इसके बारे में हाल में ही। तो ये बातें हो गई निसार के बारे में। अगला आर्टिकल इंडियाज़ इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में। एसबीआई ने कहा है कि पहला बैंक वो बन चुकी है जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन चुका है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का, जो गिफ्ट सिटी गुजरात में है। इंडिया की पहली बुलियन स्पॉट एक्सचेंज IIBX कहाँ बना था, गिफ्ट सिटी में, गुजरात में। पहली बात मुझे अब बताइए व्हाट इज़ बुलियन। बुलियन का मतलब क्या होता है? बुलियन बेसिकली जो गोल्ड है या सिल्वर है या जो इस तरह का कह सकते हैं धातु जो भी है, उसको आप कहते हो कि ये बुलियन कहलाता है। ठीक है, और इससे जो कॉइन्स बनते हैं उसे बुलियन कॉइन्स कहते हैं। तो जो उसके एक्सचेंज का काम करता है बेसिकली उसको कहते हैं बुलियन, और उसके लिए अलग एक एक्सचेंज ट्रेडिंग और उसको क्लियरिंग का एजेंट बना SBI। बुलियन एक्सचेंज मतलब
गोल्ड या सिल्वर जहाँ पे जिस पे ट्रेडिंग होती है उसकी बात हम कर रहे हैं। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन स्पॉट एक्सचेंज था जहाँ पर ज्वेलर्स को बुलियन इंपोर्ट करना और उसके ऊपर ट्रांजेक्शन करना अलाउड है। तो IIBX की क्या खास बात है? इसके अंदर बुलियन एक्सपोर्ट एक गेटवे बनेगा। तो जितना इंपोर्ट भारत में होगा या डोमेस्टिक कंजम्पशन होगा या बाहर उसको भेजा जाएगा वो यहाँ से यूज़ होगा। इसमें आप बेहतर प्योरिटी के ऊपर काम कर पाओगे, बेहतर सोर्सिंग कर पाओगे, सप्लाई चेन आपका डेवलप हो पाएगा, बेहतर टेक्नोलॉजी और कम्पिटिटिव कॉस्ट मिल पाएगी। अभी तक क्या होता है ना, ये सब का काम जो बुलियन एक्सचेंज होता है ये सब जैसे गोल्ड या सिल्वर है वो आपके देश में आया, यूज़ हुआ, उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये सब जनरली हमेशा से स्टॉक मार्केट के लिए आपका NSE है, BSE है, कुछ इसी तरह से IIBX है ये। तो अभी तक इसके जो मेजर काउंटर पार्ट्स हैं वो हांगकॉन्ग में, सिंगापुर में, दुबई या लंदन में है। तो यहाँ पर सही रेट पे, सही प्योरिटी के साथ एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे बुलियन का आप इंपोर्ट कर पाओगे, बेहतर ट्रेड इसके ऊपर हो पाएगा, भारत में और ज़्यादा सप्लाई चेन्स डेवलप होंगी, इसके ऊपर ज्वेलर्स और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो कौन सा बैंक पहला बना है जो उसको ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर बन गया इसका? वो है SBI। कहाँ पर है? इस गिफ्ट सिटी में। क्या होता है बुलियन एक्सचेंज हमने समझ लिया। IIBX क्यों इंपॉर्टेंट है? पूरी सप्लाई चेन डेवलप करेगा। हांगकॉन्ग लंदन के बजाय भारत में, गुजरात में और बेहतर तरीके से डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड और डायमंड का मेजरली जो भी काम होता है वो सारा सूरत में ही होता है। तो वहाँ उसके आसपास होने से इसको वहाँ का भी फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें आपको ट्रेडिंग हो गई, गोल्ड इम्पोर्ट प्रोसेस में की जो सिस्टम है उसको आप बेहतर कर पाओगे। IIBX का रेगुलेशन जो है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA के द्वारा होता है। तो ये सब एक अच्छा एग्जाम्पल है जहां भारत हर एक लेवल पे compete करना जा रहा है ग्लोबली। ठीक है। अब इसमें जो मेंबरशिप है इसमें कई सारी कैटेगरी है। एक है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, जो ट्रेड को सेटल करता है, केवल उसको कहते हैं इसमें ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, जो ट्रेड खुद भी करता है, क्लाइंट के लिए भी करता है और जो ट्रेड हुए उनको सेटल भी करता है, जैसे SBI हो गया। ट्रेडिंग मेंबर ये हुआ जो उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो ये कैटेगरीज हैं। और SBI किसकी बात कर रहा है इसमें? ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। पहला बैंक बन गया कौन? SBI। ठीक। इससे पहले भारत में कंसाइनमेंट मॉडल फॉलो होता था। भारत के अलग अलग शहरों में गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता था। बैंक और एजेंसी बताती थी कि भाई, RBI अप्रूव करती थी कि ज्वेलर्स को इतना सोना मिलेगा, इस लेवल पे मिलेगा। उसके ऊपर एक गोल्ड ट्रांजेक्शन फ़ी होती थी जो बैंक्स को दी जाती थी सर्विसेज के लिए, गोल्ड एक्सपोर्टर्स को। उसकी हैंडलिंग और स्टोरेज का चार्ज दिया जाता था। अब जो है ये आने के बाद ये सब और सिस्टमेटिकली तरीके से हो पाएगा। एक आपका एक्सचेंज बन चुका है, तो जो फीस आनी है, जो रेगुलेशन होना है, जो वैल्यू चेन क्रिएट होगी, ये बेहतर तरीके से हो जाएगी। थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लो भारत में गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है, गोल्ड किसी ज्वेलर को चाहिए कितनी मात्रा में, तो कंसाइनमेंट वहाँ तक पहुँचेगा, इससे पहले वो गोल्ड इंपोर्ट होगा भारत में। तो वो एक बैंक के द्वारा आएगा, एजेंसी बताएगी नॉमिनेट कि भाई कौन करेगा, RBI बोलेगी होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब होगा, तब जाके वो ट्रेडर्स और ज्वेलर्स तक पहुंचता था। अलग अलग शहरों के अलग अलग सिस्टम्स हुआ करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हुआ करता था। IIBX में एक यूनिफाइड जगह पे आप ऐसा कर पाओगे, बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो जो फीस और प्रीमियम्स हैं, जो फ़ी पे कर रहे हो या प्रीमियम आप पे कर रहे हो, वहाँ कोई ज्वेलर पे कर रहा है गोल्ड तो उनके दुकानों तक पहुँचने के लिए, वो सब और स्टैंडर्डाइज तरीके से हो पाएगा। ठीक है। इसके ऊपर ट्रेडिंग कोई करना चाहता है वो भी कर सकते हैं बेहतर तरीके के साथ। तो इसमें अब SBI ट्रेडिंग कम क्लियरिंग एजेंसी की तरह काम करती है। ठीक। अब जो गोल्ड लाइन जो गोल्ड को लेकर नई गाइडलाइन आए हैं, इसमें ज्वेलर्स जो है एडवांस पेमेंट कर सकते हैं 11 दिन पहले भी। तो होता ये कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आप गोल्ड इंपोर्ट पेमेंट IIBX के थ्रू करेंगे तो और इजीली आपकी चीज़ें मटेरियलाइज हो पाएंगी, जल्दी आपको गोल्ड मिल पाएगा। तो ये सब इंपोर्ट करना जो दिक्कतें होती थी उन सबको अब शॉर्ट करके, सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रस्तुत करता है। इसका एग्जांपल है एक और बॉडी जिसके नाम की थी IFSCA, जो स्टैचुरी बॉडी है, 2019 में बनी थी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। जो जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, इंस्टीट्यूशन है, इसको डेवलप करना, रेगुलेट करना। जैसे दुनिया भर में कई ऐसे फाइनेंशियल हब हैं, जैसे सिंगापुर है, लंदन है, तो उसकी तरह ही इंडिया में एक हब क्रिएट करना ताकि एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉपरली रन मैकेनिज्म हो, उसको पुश करता है IFSCA। ठीक है। अब अगला आर्टिकल भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है, इंडिया विक्स इंडेक्स। विक्स इंडेक्स क्या होता है? इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स। होता यह है कि मार्केट में, जैसे हमने देखा अभी बुलियन की बात की, सोना चांदी की बात वहाँ हो रही है, जो वो तो अलग कहानी है। अब कोई कंपनी है, उसने मार्केट में अपना स्टॉक लेके आया, IPO लेके आया, वो कंपनी मार्केट में आ गई, पब्लिक हो गई, उसके स्टॉक्स मार्केट में मिल रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि मान लो आज की 10 दिन बाद मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं इतना इसका फ्यूचर्स पे इसको खरीदता हूँ। तो फ्यूचर ऑप्शंस किया जाता है जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म में फ्यूचर्स और ऑप्शंस खरीदते या बेचते हो।
तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है? ये बताता है कि मार्केट को कितना उन्हें लग रहा है, कितना वॉलेटाइल है, कितना इसमें वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कितना वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे हो सकता है। स्टेबल मतलब कितना स्टेबल रहेगा कि एक सस्टेन तरीके से बढ़ रहा है। अगर वॉलेटिलिटी मतलब या तो बहुत ज़्यादा गिर भी सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, तो कितने प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसको गिनने के लिए कहते हैं वॉलेटिलिटी। जितना वॉलेटाइल मार्केट होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा। आप आज किसी रेट पे शेयर खरीद रहे हो सकता है 10 दिन बाद वो तबाह हो जाए शेयर। तो इसीलिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखा जाता है ये देखने के लिए कि मार्केट कितना स्टेबल है। तो इंडिया का जो विक्स इंडेक्स है यही बताता है कि नियर टर्म में कितना जो मार्केट है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो जितना वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है इसका मतलब उतनी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल है, उतना उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी जब आती है मार्केट में तो विक्स इंडेक्स नीचे चला जाता है। जो पहला विक्स इंडेक्स कहीं बना था वो था शिकागो बोर्ड ऑफ ऑक्शंस एक्सचेंज, जिसने यूएस मार्केट में 1993 में आया था। ये इंडिया विक्स एनएससी ने बनाया है निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर। तो ये इसके ऊपर काम करता है कि भाई कितना वॉलेटिलिटी है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। विक्स इंडेक्स किसके बारे में बात कर रहा है? वॉलेटिलिटी के बारे में। वॉलेटिलिटी के बारे में इन्वेस्टर्स को पता लगता है कि अगले 30 दिन तक क्या हिसाब रहने वाला है, क्या पैसे लगाएं या ना लगाएं। इन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए बहुत बड़ा रोल ये निभाता है। अब अगला ऑप्शन जीपीटी। चैट जीपीटी का नाम हम सब ने सुना था। जो ओपन एआई कंपनी है उसका एक प्रोग्राम था, एक जिसे हम कह सकते हैं एलएलएम मॉडल फॉलो करते हुए, लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉलो करते हुए इन्होंने एक ऐसी सुविधा ही दी थी कि आप उससे कुछ भी सवाल करो आपको जवाब देगी। अब उसका अगला स्टेप आ गया है GPT-4o, यानी GPT-4 ओमनी। वो मतलब ओमनी होता है, जिसके तहत अब इन्होंने एआई को और ज़्यादा डेवलप कर लिया है। ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर ह्यूमन और कंप्यूटर इंटरेक्शन और अलग लेवल पे हो सकते हैं। वीडियोस टेक्स्ट के जो आप उसको बोलो वो आपको आंसर भी करेगी और ये डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट की तरह ऑपरेट करेंगी। और GPT-4.4o जो है वो अब बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है। और इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी दी गई है, वो क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके अंदर आपको रियल टाइम ट्रांसलेशन होता है, फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, आप कन्वर्स कर सकते हो। मान लो आपको कोई भाषा बोलते हो जापानीज़, इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसके अंदर डेवलप की जा सकती हैं। इसके अंदर बेहतर इंटरेक्शन, बेहतर मेमोरी कैपेबिलिटीज़ हैं। किस तरह की मेमोरी कैपेबिलिटीज़ बेहतर है कि भाई पहले क्या होता था कि आपको केवल टेक्स्ट से आंसर मिलते थे। अब वीडियो और इमेजेस और ये यहाँ तक खुद में आपको बोल के भी बता पाएंगे कि भाई क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये एक अलग लेवल पे इसमें ग्रोथ देखी गई है। अब इसके पीछे कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं। पहला जो मैंने बोला एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये क्या होता है? जितने भी एआई चैटबॉट्स हैं, जैसे गूगल का बार्ड है, ठीक है, और फिर आपका बिंग जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसका अपना एआई है, और ये जो चैट जीपीटी है ये ओपन एआई नाम की कंपनी है इसका है। तो इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो जो रिप्लाई करता है उसको कहीं ना कहीं डेटा चाहिए होता है, तभी तो रिप्लाई कर पाएंगे। खुद से सोच के तो आंसर कर नहीं रहे। तो वो जो डेटा सेट्स इनको फीड किए जाते हैं जिसके थ्रू वो खुद को समझा पाते हैं, खुद से लर्न कर पाते हैं, उसके लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है जो एआई मॉडल के थ्रू फॉलो होता है, जिसे हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसके हिसाब से वो चीज़ों को समझ के खुद से आपको आंसर कर पाते हैं। तो ये अब इसका एडवांस वर्जन है ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क, यानी डीप लर्निंग, जिसके अंदर ये सीख पाते हैं। कोई व्यक्ति मुझसे सवाल पूछ रहा है, कैसा सवाल पूछ रहा है, किस तरह का लेटर लिखना है, ईमेल लिखना है, उसके बारे में बेहतर तरीके से जान पाते हैं। आज के टाइम में अगर आपको कोई ईमेल किसी को लिखना है, आप सोच रहे हो किस भाषा में लिखा जाए, किस टोन के साथ लिखा जाए, आप जाके एआई को बताएं कि मुझे एक ईमेल लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, इसको ये सब लिख के दो, भाषा थोड़ी विनम्र रखना, और अगर आप चाहो किसी को डांटना है थोड़ा सा हार्श टोन में बात करो, लेकिन ऐसा नहीं कि अनप्रोफेशनल लगे, सब बोलो, उसी हिसाब से फिर आपका वो ईमेल या लेटर ड्राफ्ट करके देते हैं। तो ये दिखाता है कि क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स हैं। और ये सब एक और चीज़ इसके साथ देखी जा रही है, अगर आप काफ़ी टाइम तक यूज़ करो ना इसे, किसी भी एआई टेक्नोलॉजी को या प्लेटफॉर्म को, तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी ही तरीके से लिखने लगती हैं, क्योंकि उसको एक लर्निंग मिलती है। इट इज़ कॉल्ड एज री लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। जैसा आप उससे पूछोगे, जिस तरह का आप आपकी वैल्यूज़ है, जिस तरह का आप चीज़ें लिखना चाहते हो, उसके हिसाब से फिर उसको फॉर्मेट करके वो लिख के या आपको बता सकती है। इट इज़ कॉल्ड एज री लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, RLHF। तो RLHF से किससे जुड़ा हुआ है? ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क किससे जुड़े हुए हैं? डाइवर्स डाटा ट्रेनिंग, ये सब किससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं? तो ये सब जुड़ी हुई हैं किससे? एआई मॉडल के सॉफ्टवेयर से। डाइवर्स डेटा ट्रेनिंग ये कितने तरह के आप मॉडलिटीज़ दे सकते हो, कितने तरह के आप फ्रेमवर्क दे सकते हो किसी एआई को सीखने के लिए कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से वो किस चीज़ को आंसर कर सकते हो। ये सब खास बात है चैट जीपीटी के GPT-4o के बारे में। ओ फॉर ओमनी, ठीक है, वैन वाली ओमनी नहीं, ये एआई वाली ओमनी है। अब इसके की फीचर्स क्या है? इसके अंदर क्या है, यूनिफाइड मॉडल आर्किटेक्चर है, यानी अब इसके अंदर आपको सिर्फ टेक्स्ट या सिर्फ विजन नहीं, टेक्स्ट विजन ऑडियो प्रोसेसिंग सब मिल रही है।
ये आपको टेक्स्ट टू स्पीच करके देगा, ट्रांसक्रिप्शन, इंटेलिजेंस सब इसके अंदर है। बेहतर इंटीग्रेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, और ज़्यादा स्पीड अप है और ज़्यादा एफिशिएंट है। रियल टाइम ह्यूमन ह्यूमन कॉन्वर्जेशन हो सकता है, आप पूछो जवाब देगा, जैसे आप गूगल होम के साथ कर सकते हो या फिर एलेक्सा के साथ कर सकते हो, कुछ यहाँ भी ऐसा हो सकता है, सिरी के साथ जो होता है वो चीज़ें यहाँ भी हो सकती हैं। प्लस इसमें मल्टी मॉडल एआई कैपेबिलिटीज़ है। मल्टी मॉडल मतलब टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, आप सबका कॉम्बिनेशन ही आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको कुछ सवाल पूछना है मैथ का बना के कि भाई इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो वो आपसे पूछेगी कि भाई क्या इसके मेजरमेंट्स है, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट बता देंगे विद फार्मूला, विद एवरी एस्पेक्ट। तो ये बेहतर रिस्पॉन्स हर तरीके से देने की तैयारी है, जो इसकी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टास्क भी कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन तक को आप एसेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत खास बनाती है इसको। जैसे बोला मल्टी मॉडल एआई मॉडल मतलब होता है जो आपको कई सारे इनपुट्स को लेकर एक कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व कर पाए। ठीक है, मल्टीपल डेटास को लेके, टेक्स्ट, इमेजेस सबको लेके और तब सॉल्व कर पाए। अभी हो सकता है आप कुछ पूछते हो, उसका जवाब चैट जीपीटी देती थी, अब आपको इमेज डालो, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछो, टेक्स्ट, वॉइस, इमेज तीनों से के हिसाब से कुछ सॉल्व करना चाहो तो वो भी सॉल्व करके देगी आपको। बिजनेस एनालिटिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, इसका क्या मूवमेंट हो सकती है, क्या इसका नतीजा निकल सकता है, क्या इंसाइट्स इसके अंदर हो सकते हैं, किससे इसको बेहतर किया जा सकता है, सब जान सकते हो इसके अंदर आप। तो ये अब इसकी खास बात है, डेटा प्रोसेसिंग आप कर सकते हो बेहतर, बेहतर एक्सेसिबिलिटी है। तो ये सब चीज़ें पता लगती है इसमें। एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या है भाई? वो टेक्निक जिसके तहत वो बाकी डेटा जो है उसको समझ के, उस टेक्स्ट को समझ के अपनी लर्निंग को और एनहेंस कर पाता है कोई एआई, उसे कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो ये ऑटोनोमसली यूज़ करते हैं। फिर बात आती है एक्सरसाइज शक्ति की, जो किसके किसके बीच में हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में। कहाँ? उम्रो एक जगह मेघालय, वहाँ पर हर एक 2 साल होती है ये, और इससे पहले 2021 में हुई थी। क्या है ये? मल्टी डोमेन ऑपरेशंस है, यानी हम दोनों देशों की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की कैपेबिलिटी को बढ़ाना, हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, ताकि अगर कभी हमें कोलैबोरेट करके काम करना पड़े तो हम कर पाएँ। क्योंकि ये उम्रोई में हो रही है तो इससे ये भी बात है कि हमें माउंटेनियस टेरेन में प्रैक्टिस मिलती है दोनों देशों को। वहाँ के एनवायरमेंटल चैलेंजेस को कैसे लड़ना है, चाइना कभी हमला कर दे तो कैसे लड़ना है, इस तरह की चीज़ें हमें पता लगती हैं। प्लस टेक्निकल ड्रिल्स होते हैं, टैक्टिकल ड्रिल्स होते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी, कोऑपरेशन का बढ़ावा मिलता है, किस तरह कोऑपरेट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के मैकेनिज्म को हम समझ सकते हैं। दोनों जो आर्म फोर्सेस हैं उनके पर्सनल्स एक दूसरे के काम करने के तरीके को सीख सकते हैं, उनके सिस्टम्स को समझ सकते हैं। तो अगर कभी लड़ना पड़े या कभी सहयोग की बारी आए तो हम साथ में कोलैबोरेट कर पाए। यही खासियत है एक्साइज शक्ति की, जो फ्रांस के साथ होता है। इनके साथ वरुण भी होती है जो नेवल एक्साइज है, डेजर्ट नाइट और गरुड़ जो एयर एक्साइज है, और शक्ति जो आर्मी एक्साइज है, तीनों ही फ्रांस के साथ इंडिया की होती है। अभी जिसकी हम बात करें शक्ति, कहाँ? उमरोई मेघालय के पास। ठीक है, अब जरा देखते हैं आपने कितना पढ़ा, कितना जाना। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इज a लीगल राइट. Soil linear technology is a geotectonical engineering slope and reinforcement construction method utilizing in situ soil linear information to enforce stability. NISAR satellite mission is to collect data into microwave bandwidth LNS. It is the first satellite mission. IFSC is a non-statutory body. शक्ति is between India USA. बताइए क्या आपके सही आंसर है? पॉज करके आंसर देखिए, क्या सही हुए क्या गलत हुए खुद से पूछिए, कमेंट में लिखिए, और राइट आंसर देखिए। पहला भी फॉल्स है। इट इज़ नॉट अ लीगल राइट, इट्स अ फंडामेंटल राइट्स। इट्स ट्रू, ट्रू। पहली बार कोई सैटेलाइट से 2 बैंड में काम करेगी। इट इज़ अ स्टैचुरी बॉडी एंड इट इज़ अ फ्रांस इंडिया एक्सरसाइज। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आप इसके बारे में और ऐसी पीडीएफ चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं, या इस को स्कैन करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये था आज का डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।